हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज का जो सेशन है इसमें हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमने देखा अबाउट मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके वजह से इवोल्यूशन पॉसिबल है। हमारा जो लास्ट सेशन है उसमें हमने लास्ट में देखा था, जो लास्ट पॉइंट था हमारे इंट्रोडक्शन का, कि इवोल्यूशन के लिए 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा। उन 5 अलग अलग फैक्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और वो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कौन सी हैं? जेनेटिक वेरिएशंस, सेकेंड है नेचुरल सिलेक्शन और थर्ड है आइसोलेशन। तो आज के सेशन में हम एक एक करके तीनों कैटेगरीज को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आज के सेशन में फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जेनेटिक वेरिएशन और जैसे जैसे आगे आगे के सेशंस बनेंगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते जाएंगे। एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि मैम इस चैप्टर का वेटेज कम है तो ये चैप्टर कराने की ज़रूरत क्या है। चैप्टर का वेटेज भले ही कम है, 3 या 4 मार्क्स है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं इस चैप्टर में से। उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि ये चैप्टर छोटा सा है, फटाक से ये टॉपिक खत्म कर देंगे ताकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सके। तो अभी से मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं छोटे छोटे चैप्टर्स कवर करूंगी, उसके बाद जब मुझे जैसा चैप्टर लगेगा मैं वैसा चैप्टर स्टार्ट करूंगी। आपके हिसाब से चल के कोई फायदा नहीं है। आई विल गो एज पर माई थिंकिंग, ओके, कि क्या कब कराना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टुडेज सेशन। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो अब देखो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? देखो आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। जेनेटिक वेरिएशंस मीन्स द चेंज इन जीन and gene frequencies is known as genetic variation. Genetic मतलब something related to genes, मतलब something related to DNA, and variation मतलब क्या होता है? Changes, बदलाव, okay, evolvement, okay. So जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या होता है? जब भी आपके जीन में चेंज होगा या जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। जैसे समझो पहले की स्पीशीज में 2000 जीन्स मिलती थी, आज की स्पीशीज में 1900 जीन्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, या समझो आज की स्पीशीज में 2100 जीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहले की स्पीशीज और अभी की स्पीशीज के बीच में अगर जीन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ जीन्स और उसका अकरेंस, अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम? चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके जीन में कोई भी चेंज हो रहा है या जीन की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो कौन से कैटेगरी के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। कौन से टॉपिक में आता है वो? जेनेटिक वेरिएशंस में। आगे देखो क्या बताया गया है। जेनेटिक वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जेनेटिक वेरिएशंस होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जेनेटिक वेरिएशन के अंदर, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक क्या है? जीन म्यूटेशन। सबसे पहले तो वर्ड का मतलब समझ लो। जीन मतलब क्या होता है? जीन्स आर अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच कंटेन्स अवर कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन। मतलब हमारी बॉडी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या जो कैरेक्टर्स होंगे उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन्स के पास होती है। तो जीन इज लाइक द पासवर्ड, उसके पास ही सारी इंफॉर्मेशन है, ओके। सो जीन, अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन वर्ड अंडरलाइन करो और वहां पर मीनिंग लिखो, एनी सडन चेंज। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? एनी सडन चेंज और एनी चेंज, कोई भी चेंज हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में या जेनेटिक नंबर में अचानक से, जब कोई भी चेंज अचानक से हो रहा है, मतलब अचानक से हो रहा है या आप पर्पसफुली कर रहे हो। बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशंस पर्पसफुली भी किए जाते हैं, मतलब जानबूझ के हम बॉडी के अंदर केमिकल इंट्रोड्यूस करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से म्यूटेशन कराते हैं। तो कुछ म्यूटेशंस पर्पसफुली किए जाते हैं, कुछ म्यूटेशंस सडन होते हैं, अचानक से होते हैं, नेचुरली होते हैं। सो म्यूटेशन तो म्यूटेशन है। म्यूटेशन मतलब क्या? चाहे अचानक से हो या पर्पसफुली किया जाए, बदल रहा है जीन का स्ट्रक्चर। तो जब भी जीन में चेंज होगा उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो देखो जीन म्यूटेशन का डेफिनेशन क्या बताया गया है। सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज। सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज मतलब अगर समझो मेरी बॉडी के जीन्स में कुछ चेंजेस किए तो मेरा जो बच्चा होगा, मेरा जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें भी वो जीन्स आगे ट्रांसफर होने के चांसेस हैं, मतलब इट इज हेरिटेबल, ओके। सो सडन permanent heritable change is called mutation. So this is the definition of mutation. Please underline and learn it. So sudden permanent heritable change is called mutation. Mutation can occur in the gene, in the chromosome and in chromosome number. क्या बोला गया है हमको इधर पे? ये mutations हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? ये mutation जीन में हो सकते हैं, so it can occur in the gene, in the chromosome
एंड इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब जीन्स में हो सकते हैं, क्रोमोसोम्स में हो सकते हैं, या क्रोमोसोम का नंबर भी बदल सकता है। मतलब समझो, इमेजिन करो ये आपका क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे जीन्स हैं, तो हो सकता है कि आपकी कोई एक जीन गायब हो जाए या कोई नई जीन बाहर से ऐड हो जाए, ऐसा हो सकता है। या समझो कि आपके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाए, या क्रोमोसोम का नंबर ही बदल जाए, 21st क्रोमोसोम 23rd क्रोमोसोम पे जाके बैठ जाए, या 19th क्रोमोसोम 22 वाले क्रोमोसोम पे आके बैठ जाए। सो एनी चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर इज नोन एज जीन म्यूटेशन। सो म्यूटेशन कैन अकर इन द जीन के अंदर म्यूटेशन हो सकता है, इट कैन अकर इन द क्रोमोसोम और इट कैन अकर इन द क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज हो सकता है उसके अरेंजमेंट के वजह से। क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज होगा? बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट एंड इट्स स्ट्रक्चर। हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। क्रोमोसोम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? करियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं? करियोटाइपिंग। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया है। आपने अगर अभी तक 3rd चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ और सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो म्यूटेशन दैट अकर्स विद इन द सिंगल जीन। अगर समझो इतना एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स हैं, उसमें से किसी एक जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जब आपका म्यूटेशन किसी सिंगल जीन में होता है, अगर हमारा म्यूटेशन किसी एक सिंगल जीन में हो रहा है, म्यूटेशन दैट अकर्स विद इन द सिंगल जीन, तो उस म्यूटेशन को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। एक जीन को अगर म्यूटेशन हो रहा है, एक जीन के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे उसे हम? पॉइंट म्यूटेशन। मतलब एक स्पेसिफिक जीन को ही हम चेंज कर रहे हैं, नेचुरली कर रहे हैं या फिर आर्टिफिशियली हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। लेकिन जब एक सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। दिस लीड्स टू द चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और उसके वजह से क्या होगा? सीधी सी बात है, जीन में चेंजेस हो रहे हैं मतलब क्रोमोसोम में चेंजेस हो रहे हैं, क्रोमोसोम में चेंजेस हो रहे हैं मतलब डीएनए के अंदर चेंज हो रहे हैं, और अगर डीएनए चेंज हो रहा है तो आपका बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी तो चेंजेस दिखाई देगा। समझो कि मेरे बॉडी में अचानक से कोई जेनेटिक चेंजेस हो गए तो मेरी बॉडी के कैरेक्टर्स बदलने लगेंगे। समझो कि मैं एक हेयर जीन वाली बात ले लेती हूँ, मेरी बॉडी में अगर हेयर ग्रोथ कम है तो मेरी हेयर जीन अगर मैंने चेंज कर दी तो अचानक से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स देखने को मिलेंगे, हेयर देखने को मिलेंगे। सो ये फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। फिनोटिपिक मतलब जो कैरेक्टर हमको दिखाई देता है एक्सटर्नली, फिजिकली। सो अगर आपके बॉडी में कोई भी म्यूटेशन हो रहा है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, जीन म्यूटेशन, तो वो म्यूटेशन हमको दिख कर आता है। कुछ म्यूटेशंस दिख कर आते हैं, कुछ म्यूटेशंस जल्दी नहीं दिखते हैं। ओके, सो जो म्यूटेशंस दिख कर आते हैं उनको हम बोलते हैं फिनोटिपिक म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उनको हम? फिनोटिपिक म्यूटेशन। सो दिस लीड्स टू चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग व्हाट इज कॉल्ड वेरिएशन। और जब आपका फिनोटाइप बदल जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वेरिएशन हो गया। जीन बदल गए, नया स्पीशीज देखने को मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल स्पीशीज कुछ और था, म्यूटेशन के बाद अब कुछ और नया देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि क्या हुआ है? यहाँ पर वेरिएशन हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर वेरिएशन हुआ है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, जीन म्यूटेशन। हम जेनेटिक वेरिएशन के अलग अलग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा जीन म्यूटेशन के बारे में। अब सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मींस कंबाइनिंग टू डिफरेंट जेनेटिक कंपोनेंट्स। तो देखो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है? दो अलग अलग गैमेट्स एक साथ आकर फ्यूज हो जाते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। दोनों के क्रोमोसोम्स अलग हैं, दोनों के ऊपर जीन्स टोटली अलग है, मेल के जीन्स अलग है, फीमेल के जीन्स अलग हैं, पर दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज जाइगोट। तो वो जो जाइगोट है वो क्या है? वो एक वेरिएशन है। मदर के पास से एक गैमेट आया, फादर के पास से एक गैमेट आया, दोनों के जीन्स रिकम्बाइन होके एक नया प्रोडक्ट बना, एंड दैट इज नोन एज वेरिएशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो सी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, किन की बात कर रहे हैं हम? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस एंड डिफरेंट एनिमल्स। During gamete formation, exchange of genetic material occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes. जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक मेल का क्रोमोसोम होगा, एक फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो मेल सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम के, समझो ये एक फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है और एक ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम है, तो इनके ये फीमेल के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये मेल के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो
फीमेल का सिस्टर क्रोमैटिड अलग है, मेल का सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग है। जब इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमको? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। मतलब हमको फिर ऐसे कुछ हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर, करेक्ट ना? दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स एक्सचेंज कर लिए। मतलब समझो ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था। और यहाँ दूसरा कलर ड्रॉ कर देती हूँ मैं, रुको। समझो यहाँ पर मैं ब्लू कलर ड्रॉ करूँ, एक रेड रहने देती हूँ, एक ब्लैक कर देती हूँ। सिंपल ये पूरा क्रोमोसोम ही ब्लैक बना देती हूँ और ये पूरा क्रोमोसोम रेड रहने देती हूँ। ये फीमेल है, ये मेल है। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको? ये और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमको? यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। होमोलोगस रीजन के दो क्रोमैटिड्स ने अपना अपना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्सचेंज कर लिया और जिसके वजह से हमको अब जो हमारा जाइगोट मिलेगा, उस जाइगोट में हमको कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे? अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम? जेनेटिक वेरिएशन। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्या बोला जा रहा है? देखो, in sexually reproducing organisms during gamete formation, exchange of genetic material occurs between non-sister chromatids of two homologous chromosome। मतलब दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन ये फीमेल का है, ये मेल का है, और ये होमोलोगस रीजन है दोनों का। ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये मेल का सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब एक फीमेल का, एक मेल का, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ और वेरिएशन देखने को मिला हमको। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमको ऑफस्प्रिंग में नया कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऑफस्प्रिंग में नया कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो फर्टिलाइजेशन बिटवीन अपोजिट मेटिंग गैमेट्स लीड्स टू वेरियस रिकॉम्बिनेशंस रिजल्टिंग इनटू द फिनोटाइपिक वेरिएशंस कॉजिंग चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स। क्या बोला गया है हमको इधर पे? ये लास्ट का लाइन अच्छे से समझ के लो। जब दो अलग अलग गैमेट्स के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, जब दो अलग अलग गैमेट्स के बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर जीन्स मिक्स हो रहे हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से इसका और इसका जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। जीन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर टाइप के जीन्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कोई भी पर्टिकुलर टाइप के जीन्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उसको हम जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो यहाँ पर मेल के कुछ जीन्स फीमेल के साथ मिक्स हो रहे हैं, फीमेल के कुछ जीन्स मेल के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो दोनों का जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है या सेम भी रह सकता है। सो चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू वेरिएशन और चेंज इन द phenotypic characters due to recombination is known as genetic recombination। और इसके वजह से हमको क्या देखने को मिलते हैं? वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली पूरी पिक्चर को शॉर्ट में अगर बताऊं तो दो अलग अलग जीन्स जब मिक्स होते हैं, क्रॉस ओवर होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब इवोल्यूशन देखने को मिलता है। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया गया है? जीन फ्लो के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है यहाँ पर? जीन फ्लो के बारे में बताया गया है। व्हाट वी मीन बाय जीन फ्लो? जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है? जब भी कोई जीन बॉडी के अंदर आ रही है या बॉडी के बाहर जा रही है। बॉडी मतलब अगर हम एक पॉपुलेशन, एक एरिया, एक क्राउड कंसिडर करें तो उस क्राउड में कोई नया, कोई बाहर से इंसान आया है, कोई फॉरेनर, समझो आपके लोकेलिटी में कोई फॉरेनर रहने के लिए आया है और वो वहीं पर सेटल हो गया, उसने आपके लोकेलिटी के किसी दूसरे इंसान से शादी कर ली, तो अब उनका जो बच्चा होगा उसमें कुछ कैरेक्टर्स फॉरेनर के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स आपके लोकेलिटी के इंसान के होंगे। तो मतलब आपको एक नया रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक नया रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। मतलब आपके पॉपुलेशन में कोई बाहर से आता है या आपके पॉपुलेशन में से कोई बाहर जाता है, इन और आउट, तो आपका काउंट बदल रहा है ना। पहले आपके लोकेलिटी में 100 लोग थे, बाहर से कोई आया तो 101 हो गए। और अगर समझो आपके लोकेलिटी में 100 लोग हैं लेकिन आपके लोकेलिटी से कोई एक इंसान बाहर गया तो आपके लोकेलिटी में 99 हो गए। तो नंबर तो आपका चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। क्या बोलते हैं इसको हम? जीन फ्लो। सो जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। मूवमेंट ऑफ जीन्स बोल रहे हैं, मतलब जीन्स चल के नहीं आएगी। जीन्स किधर होती है? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम कहाँ होता है? डीएनए में। डीएनए कहाँ होता है? ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म मतलब इंसान या एनिमल। तो
मूवमेंट ऑफ जीन्स मतलब मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जब आता है तो वो उस एरिया का नंबर कम या ज़्यादा कर देता है. सो जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन. जीन मूवमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जीन मूवमेंट का एग्जाम्पल अगर लें तो कैसे समझ सकते हैं कि जीन मूव कर रही है. जीन मूव कर रही है मतलब कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर रहा है. माइग्रेट कर रहा है मतलब स्थलांतर कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. जैसे मुंबई से, गांव से बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं रहने के लिए, मुंबई से बहुत सारे लोग गांव शिफ्ट हो जाते हैं. सो इसका मतलब पॉपुलेशन ट्रांसफर हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? माइग्रेशन हो रहा है, स्थलांतर हो रहा है. जब इंसान ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनके जीन्स भी तो ट्रांसफर होंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि आप गांव जाते हो तो अपना जीन इधर ही छोड़ देते हो. मैं पैंट की बात नहीं कर रही हूँ, पैंट वाले जीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डीएनए की बात कर रही हूँ. जहां आप जाओगे आपका डीएनए आपके साथ जाएगा. सो यहाँ पर जीन फ्लो का एग्जाम्पल क्या दिया गया है? जीन मूवमेंट का. माइग्रेशन हो सकता है एक रीजन, मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इट कैन बी माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और गैमेट्स. गैमेट्स अगर समझो बर्ड्स की हम बात करें, इंसेक्ट्स की जो फ्लावर रिप्रोडक्शन होता है, तो पोलन ग्रेन्स कैसे यहाँ से वहाँ हवा के वजह से जाते हैं या फिर वाटर के वजह से ट्रांसफर हो जाते हैं, या इंसेक्ट एक पोलन गैमेट उठा के दूसरे स्टिग्मा पे डाल देता है. सो ये अलग अलग फैक्टर्स है. ओके, सो इट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ गैमेट ट्रांसफर और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. जब बैक्टीरिया आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं. तो देखो कुछ भी रीजन हो, बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि जीन में अगर चेंजेस हो रहे हैं, पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहा है या जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है, तो वो जेनेटिक वेरिएशन का पार्ट है. किसका पार्ट है? वो जेनेटिक वेरिएशन का पार्ट है. अब नेक्स्ट हमको देखो क्या बोला गया. नहीं, इसके आगे का स्टेटमेंट क्या है? जीन फ्लो ऑल्सो ऑल्टर्स जीन फ्रीक्वेंसी कॉजिंग इवोल्यूशनरी चेंजेस. और जीन फ्लो के वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होते हैं. आपके पास पहले 100 लोग थे तो आपकी जीन फ्रीक्वेंसी लिमिटेड रही होगी, एक फिक्स्ड नंबर. लेकिन आपके लोकेलिटी में कोई बाहर का इंसान नया आया है तो आपके जीन्स का नंबर भी बदल जाएगा, टोटल जीन्स का नंबर. जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट है, एक नए बच्चे ने एडमिशन लिया तो अब 11 स्टूडेंट हो गए. 11 स्टूडेंट आए तो मुझे 11 सेट नोट्स मंगाने पड़ेंगे, मुझे 11 बेंचेस या फिर जो भी है सारी चीज़ें 11 करनी पड़ेंगी. तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई. पहले मेरे को 10 नोट्स देने पड़ रहे थे, अब 11 नोट्स देने पड़ रहे हैं. अब मुझे 11वें बच्चे के लिए बार बार सारा टॉपिक रिवाइज करना पड़ रहा है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होते हैं. जब आपका पॉपुलेशन चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है. ओके, ऑल राइट. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जेनेटिक ड्रिफ्ट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है आपको, अच्छे से देखो. सो जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये जेनेटिक म्यूटेशन से सेम है. हमने जो फर्स्ट फैक्टर पढ़ा जीन म्यूटेशन के बारे में, जीन म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में चेंजेस आ रहे हैं जीन में. किस में चेंजेस आ रहे हैं? जीन के नंबर में. जीन म्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा कि अचानक से होने वाले चेंज को हम म्यूटेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. बस उसका ही एक दूसरा एग्जाम्पल है जेनेटिक ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? चेंज. मतलब नेचर के वजह से, जब नेचुरल एक्टिविटी की वजह से, नेचुरल कैलामिटी की वजह से किसी एक पॉपुलेशन के ऊपर असर पड़ता है और उस पॉपुलेशन के वजह से जब जीन नंबर पे चेंजेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. जैसे अगर सिंपल एक एग्जांपल दूं, समझो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गई, फ्लड आ गए, तो उसके वजह से वहाँ के लोगों की डेथ हो जाएगी, या डेथ भी अगर नहीं होगी तो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे. जहाँ पर बार बार अर्थक्वेक आता है वहाँ कोई क्यों रहेगा? वहाँ का पॉपुलेशन कम हो जाएगा. तो अगर वहाँ का पॉपुलेशन कम हो रहा है मतलब वहाँ का जीन नंबर कम हो रहा है. 100 लोग थे तो 1000 जीन्स थे. अब अगर वहाँ से 10 लोग चले गए तो अब क्या हो गया? उधर पे सिर्फ कम जीन्स हो गए, 900 जीन्स हो गए. सो जीन नंबर पे भी चेंजेस हो रहा है ना. तो जब नेचुरल कैलामिटी की वजह से जीन का नंबर चेंज होता है या जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर असर पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट. इट इज अ पार्ट ऑफ जीन म्यूटेशन. बहुत सारे बच्चे जो दिमाग लगाएंगे वो बोलेंगे मैम जीन म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट तो एकदम सेम है. करेक्ट, जीन म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट एकदम सेम है. आप ऐसा बोल सकते हो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन म्यूटेशन का एक ब्रांचिंग आउट एग्जाम्पल है. देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं. एनी रैंडम फ्लक्चुएशन मतलब कोई भी चेंज, फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है? चेंज. तो अचानक से होने वाला, रैंडम मतलब अचानक से होने वाला फ्लक्चुएशन. एनी रैंडम फ्लक्चुएशन और ऑल्टरेशन इन अलील फ्रीक्वेंसी अकरिंग इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. मतलब एकदम नेचुरल कैलामिटी की वजह से, एकदम प्योर रीजन के वजह से जब अलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, जब जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस वेरिएशन को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्या बोलते हैं उसको हम? जेनेटिक ड्रिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल
When the size of the population is severely reduced due to natural disasters like earthquakes, समझो अचानक से पॉपुलेशन का साइज कम हो गया, अर्थक्वेक के वजह से, फ्लड के वजह से, या कहीं आग लग गई, इस वजह से लोग वहां से भाग गए, तो क्या हो जाएगा, वहां का पॉपुलेशन एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगा तो अलील फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो वहाँ का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। मतलब पहले 10 लोगों के लिए इतना खाना था तो वो लोग आपस में लड़ते थे, जिसको खाना मिल गया वो हेल्दी, जिसको नहीं मिला वो नहीं हेल्दी। ये डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अब अगर पॉपुलेशन ही कम हो गया है, 10 में से सिर्फ 2 लोग बचे, तो कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन कम हो गया तो स्ट्रगल कम हो गया, स्ट्रगल कम हो गया तो उनके बॉडी के अंदर फिनोटाइपिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से वेरिएशन हो सकता है। सो स्मॉलर पॉपुलेशंस हैव ग्रेटर चांसेस फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये ज़्यादातर जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, जहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी कम होता है, वहाँ पर जब ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो वहाँ पर जल्दी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। मुंबई जैसी जगह में अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होगी भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी ओवर क्राउडेड प्लेस है। तो उसी तरीके से जब भी, या कोई भी मतलब ओवर क्राउडेड सिटी का एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पर जल्दी अगर पॉपुलेशन कम ज़्यादा भी होता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर सिर्फ 10 लोग रहते थे, वहाँ अचानक से 5 लोग आ गए, या वहाँ से अचानक से 5 लोग कम हो गए, तो पता चल जाता है। आपकी फैमिली का एक एग्जांपल ले लो, आप लोग फैमिली में अगर 5 लोग हो, अगर एक जन भी घर से बाहर चला जाता है तो खाली खाली लगता है घर, तो इसका मतलब छोटी जगहों पर जेनेटिक ड्रिफ्ट जल्दी होता है। ओके, सो smaller population have greater chances for genetic drift. It will result in the change of the gene frequency. अगर population कम होगा या ज़्यादा होगा तो gene frequency change होंगे। Genetic drift is also an important factor for evolutionary change. और genetic drift बहुत important है evolution के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला competition कम हो जाता है resources के लिए, तो लोगों के अंदर characteristic changes देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से evolution के बहुत सारे points वहाँ पर responsible हो सकते हैं। ओके, अब आगे देखो क्या बोला गया है, क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में बोला गया। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्या? क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर होने वाले, एबरेशंस मतलब चेंजेस। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। एबरेशन ये वर्ड, इसका साइंटिफिक मीनिंग है एरर। इसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है? एरर। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। सो क्रोमोसोमल एबरेशंस का थ्योरी हमको क्या बता रहा है? द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम ड्यू टू रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशंस। मतलब जब भी क्रोमोसोम का नेचुरल स्ट्रक्चर जो है उसमें अगर कोई चेंज आ गया, या क्रोमोसोम के नंबर्स में अगर कोई चेंज आ गया उसकी अरेंजमेंट के वजह से, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रोमोसोमल एबरेशंस। इट चेंजेस द जीन अरेंजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम को 13th क्रोमोसोम पे ले जाके बिठा रहे हो तो उसके वजह से तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना। सिंपल एग्जांपल दूं, अगर 5वीं के बच्चे को 10वीं की क्लास में बिठाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में चेंजेस होने वाले हैं। सो इट चेंजेस द जीन अरेंजमेंट, मतलब क्रोमोसोम के चेंज होने की वजह से जीन का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। और ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दैट रिजल्ट्स इन द वेरिएशन। अब समझो कि जो जीन, अगर समझो मैं तुमको एक ऐसा ही सीक्वेंस बताऊं, जेनेटिक सीक्वेंस बताऊं, समझो ऐसे 4 अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, ऐसे 4 अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, तो इसके वजह से समझो कि मेरी बॉडी की हाइट डिसाइड हो रही है। इस सीक्वेंस के वजह से क्या हो रही है? मेरी बॉडी की हाइट डिसाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस जीन का, ये जो मेरा सीक्वेंस है, इस जीन का स्ट्रक्चर अगर मैं रीअरेंज कर दूँ, ऐसा लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ इसको, पहले वाला ए और जी सेम रहेगा, टी को बीच में लेके आ जाऊँ और सी को इधर लिख दूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मेरा जीन का अरेंजमेंट चेंज कर दिया। क्या कर दिया मैंने? यहाँ पर जीन का अरेंजमेंट चेंज कर दिया, ये वाले टी को चेंज कर दिया, यहाँ पर लेके आ गई मैं। तो इसके वजह से अब मेरा फिनोटिपिक कैरेक्टर भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या चेंज होगा वो नहीं मालूम, इसी को तो वेरिएशन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो अब मेरे जीन, मेरे फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या चेंजेस होंगे वो पता नहीं, लेकिन कुछ तो पक्का चेंज होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंज ना हो, मतलब इसका हम कुछ आंसर नहीं दे सकते, ये करने के बाद ही पता चलेगा। आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि 2+2 किया तो 4 होगा, ये तो पता है हमको। लेकिन जेनेटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये नेचर के साथ खेलना हो गया, मतलब आप डीएनए के साथ खेल रहे हो, मतलब यू आर प्लेइंग विद द नेचर। और उसका क्या रिजल्ट होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा कि कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं पता किया जा सकता। हर एक स्पीशी, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सो
क्रोमोसोमल एबरेशंस अकर ड्यू टू, क्रोमोसोमल एबरेशंस के अलग अलग फैक्टर्स हमको दिए गए हैं, 4 फैक्टर्स हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो देखो क्रोमोसोम्स का नंबर या उसका अरेंजमेंट जब आप चेंज कर देते हो तो वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं। पहला, क्रोमोसोम्स में कब चेंजेस होगा, अगर हम डिलीशन करते हैं। तो डिलीशन मतलब अगर हम हमारे क्रोमोसोम में से कोई एक जीन डिलीट कर देंगे तो उसके वजह से भी हमारे स्ट्रक्चर में, फिनोटाइप कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो डिलीशन मीन्स लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम द क्रोमोसोम। कोई एक जीन तुम गायब कर दो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्रोमोसोम का प्रॉपर्टी बदल जाएगा, उसका कैरेक्टर बदल जाएगा और फिनोटाइपिक कैरेक्टर में वेरिएशन हो जाएगा। सेकंड क्या है, डुप्लीकेशन। सेकंड फैक्टर क्या है क्रोमोसोमल एबरेशंस के लिए, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कोई एक जीन को तुम डबल कॉपी कर दो। जब तुम एक जीन की कॉपी बढ़ा दोगे तो उसके वजह से भी तुमको नए कैरेक्टर्स, हो सकता है कि हाइट डबल हो जाए या फिर कुछ भी असर ना पड़े। समझ में आ रही है बात? अच्छा भी असर हो सकता है, बुरा भी असर हो सकता है या न्यूट्रल इफेक्ट भी हो सकता है, पर चेंजेस तो हो रहे हैं, इतना फॉर श्योर है। ओके, सो डुप्लीकेशन में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर जीन या जो भी जीन्स हैं दे आर रिपीटेड और डबल्ड इन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में हम जीन का नंबर डबल कर रहे हैं, सो दैट इज डुप्लीकेशन। इन्वर्जन में क्या होता है, हम अपने सीक्वेंस को कट करके उल्टा करके चिपका रहे हैं। मतलब अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, यहाँ पर देखो, पहले पढ़ लो। इन्वर्जन में क्या होता है, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड गेट्स रीअटैच्ड टू द सेम क्रोमोसोम इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ड्यू टू 180 डिग्री ट्विस्ट, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। समझो आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस था, AGGCT UG, ऐसा कोई जीन सीक्वेंस था। ये जीन यहाँ बीच में से, मतलब ये क्रोमोसोम है, ये जीन्स हैं, ये सारे जीन्स हैं आपके, और ये सारा क्या है, ये क्रोमोसोम है। समझो यहाँ से मैंने क्रोमोसोम को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने की वजह से एक क्रोमोसोम टूट गया, तो अब स्टार्टिंग का जो टुकड़ा है वो तो वैसा ही रहेगा, ये वाला टुकड़ा भी इसी के साथ अटैच होगा, लेकिन ये उल्टा अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उल्टा अटैच हो जाएगा। तो उल्टा इन्वर्टेड अटैच होने की वजह से यहाँ पर ये जीन्स कैसे अटैच हो जाएंगे, इन्वर्टेड, 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा। तो समझो कि ये जीन्स ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे। ऐसा इमेजिन करो कि इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो अब आपको कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब स्ट्रक्चर ही उसका बदल गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, स्ट्रक्चर ही इन्वर्ट हो गया। ये जीन्स का स्ट्रक्चर अगर ऐसा था तो ये यहाँ पर इन्वर्जन में क्या होगा, स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाएगा, 180 डिग्री से वो रोटेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्रोमोसोम नंबर सेम है, मतलब इसके पास पहले भी जितने जीन्स थे अभी भी उतने ही जीन्स हैं, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, क्योंकि जो पार्ट हमने तोड़ा या जो पार्ट ब्रेक हो गया था वो पार्ट इन्वर्ट होके चिपक गया है। मतलब वो चिपका अपने सेम क्रोमोसोम के साथ ही है। जैसे कि सिंपल सी एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो समझो आपका कोई फेवरेट कॉफी मग टूट जाता है तो मम्मी उसको फेविक्विक से स्टिक कर देती है, लेकिन क्या वो चिपकाया हुआ मग पहले ओरिजिनल मग जैसा रहता है? नहीं। समझो गलती से, समझो ये तुम्हारा कॉफ़ी का मग है, इसका ये कप ऐसा था, ठीक है, अब ये वाला पार्ट तुमसे टूट गया तो तुमने इसको ऐसा चिपका दिया, उल्टा चिपका दिया, तो अब इसको पकड़ने में तो अनकंफर्टेबल होगा ना, क्योंकि पहले इसका हैंडल ऐसा था और अब इसका हैंडल ऐसा हो गया। भले ही ये टुकड़ा अपने ओरिजिनल कप के साथ ही चिपका है, लेकिन अब क्या वो पहले जैसा है? नहीं। तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हों, कुछ चेंजेस ना हो, लेकिन स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया है। ऑलराइट, सो दिस इज इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, लास्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल एबरेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ अ जीन to non-homologous chromosome is called translocation. It is affected naturally by the transposons present in the cell. So क्या बोला गया है हमको इधर पे कि समझो आपका कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है। क्या है आपका कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। समझो आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर क्रोमोसोम था, इसके ऊपर जीन्स थे ABCDEFGH, ऐसे कोई क्रोमोसोम्स थे। ये A और B वाला नॉन होमोलोगस रीजन है, ऐसा समझो कि ये नॉन होमोलोगस रीजन है, ठीक है। क्या बोला है हमको इधर पे, ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और अ सेट ऑफ जीन्स टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब आपका जो दूसरा क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के कुछ जीन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, उस क्रोमोसोम के कुछ जीन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। समझो हमारे पास एक दूसरा क्रोमोसोम कौन सा है, इधर पे लिख दो MN, फिर CDMNOPQRS, ऐसा आपके पास कोई दूसरा क्रोमोसोम था।
तो अब ये वाले जीन्स इधर पे ट्रांसलोकेट हो गए, ये वाले जीन्स यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो गए, तो अब हमको क्या देखने को मिलेगा, ए बी की जगह पर क्या देखने को मिलेगा, एम एन देखने को मिलेगा, और बाकी पार्ट सेम रहेगा, बाकी का पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो कि ये वाला पार्ट जो है ये आपके सेम क्रोमोसोम का पार्ट है, अलग क्रोमोसोम नहीं है। ऐसा समझो कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका सेम क्रोमोसोम है, अलग क्रोमोसोम नहीं है। मैं इसको लंबा ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, ऐसा समझो कि ये सेम क्रोमोसोम ही है। ये वाला रीजन होमोलोगस है, ये वाला रीजन नॉन होमोलोगस है, ये होमोलोगस, ये नॉन होमोलोगस। ओके, जब होमोलोगस रीजन का कोई जीन नॉन होमोलोगस रीजन में आ जाएगा जंप करके, देखो यहाँ से ये जीन यहाँ पे आ गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसलोकेशन। और इससे क्या प्रूव होता है कि ये जीन्स जो जंप कर रहे हैं, जो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये सेम क्रोमोसोम है। क्या है ये, दोनों मिला के सेम क्रोमोसोम है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के जीन्स, नॉन होमोलोगस रीजन के जीन्स होमोलोगस रीजन में जा रहे हैं, या होमोलोगस रीजन के जीन नॉन होमोलोगस रीजन में जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ जीन्स और अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू नॉन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन के जीन नॉन होमोलोगस रीजन पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन हो रहा है। और ये प्रॉपर्टी कौन से जीन्स में होती है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोजॉन्स में होती है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जो जीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स। क्या बोलते हैं उनको हम, ट्रांसपोजॉन्स, या उसका दूसरा नाम होता है जंपिंग जीन्स। उनका दूसरा नाम क्या होता है, जंपिंग जीन्स। जैसे कि समझ लो क्लास में 10 बच्चे हैं, अब वो 10 बच्चे में से रोज़ कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठता है, लेकिन आज अचानक से लास्ट बेंच वाला बच्चा फर्स्ट बेंच पे आ गया, तो जो बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उस बच्चे को हम बोलेंगे ट्रांसपोजॉन। क्या बोलेंगे उसको हम, ट्रांसपोजॉन। तो जो जीन होमोलोगस रीजन से नॉन होमोलोगस रीजन में आ जाती है तो वो जीन क्या होती है, ट्रांसपोजॉन होती है। और वो कौन सा प्रोसेस करती है, ट्रांसलोकेशन करती है। उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स या जंपिंग जीन्स। सो इसके वजह से भी क्या होगा, जीन्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आ रहे हैं तो क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्रोमोसोम का पेयरिंग जो है वो पेयरिंग उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके वजह से फिनोटिपिक कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और जिसके वजह से हमको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली देखो आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिखाया गया है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन के लिए। डिलीशन में एक जीन डिलीट कर दिया, डुप्लीकेशन में एक जीन डबल कर दिया, मतलब 2 जीन्स को डबल कर दिया। इन्वर्जन में उल्टा सेगमेंट चिपका दिया, BC को BCD जो था उसको DCB कर दिया। और ट्रांसलोकेशन में क्या कर दिया, मतलब सेम क्रोमोसोम था उसमें से जो नॉन होमोलोगस रीजन के जीन्स थे वो जीन्स ही चेंज कर दिए। ओके, सो बेसिकली ट्रांसलोकेशन में जीन्स चेंज हो गए, सेम क्रोमोसोम के एक जगह से जीन्स दूसरी जगह पे आ गए। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्रोमोसोमल एबरेशंस के अंदर आती हैं। हमने पढ़ा जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में, किसके बारे में हमने पढ़ा, जेनेटिक वेरिएशंस। और जेनेटिक वेरिएशन का बेसिक एम क्या था, टू टेल अस अबाउट जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशन का बेसिक एम क्या था, टू टेल अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड इवोल्यूशन। कि अगर समझो म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है, कोई नया इंसान आपकी कम्युनिटी में आ रहा है, आपकी कम्युनिटी से कोई इंसान बाहर जा रहा है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से पॉपुलेशन पे असर हो रहा है, क्रोमोसोम्स में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी पंचायत का फाइनल कंक्लूजन क्या है कि वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जो नई ऑफस्प्रिंग्स आएंगी उन ऑफस्प्रिंग्स में हमको नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, चाहे इस रीजन के वजह से हो चाहे किसी और रीजन के वजह से हो। सो जेनेटिक वेरिएशंस में जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब जीन्स में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन का रिजल्ट क्या देखने को हमको मिलता है, चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग। और चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग मतलब वेरिएशन हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। और इवोल्यूशन का मतलब ही होता है डेवलपमेंट और चेंज इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें से। ऑलरेडी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ चैप्टर 3 या 4 मार्क्स का ही है, तो इसमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन 100% पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। प्लीज़ अप्रिशिएट अस सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एग्जाम्पल्स एंड वी कैन टीच यू इन अ बेटर वे। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। सब्सक्राइब कर दो, चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।